हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जीवों में जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसके बारे में आप जानेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सबसे ज्यादा अगर ये कहें कि विकसित कोई जीव अगर ईश्वर ने बनाया है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड कोई जीव बनाया है तो वो इंसान ही है। यानी कि इंसानों की जितनी भी कार्य प्रणाली है, शरीर के अंदर जो भी सिस्टम पाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड लेवल का सिस्टम है ना, बहुत ज्यादा एडवांस्ड लेवल का सिस्टम है। तो आपको पाचन के बारे में पढ़ाया गया है, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया है, आपको रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाया गया है। तो सवाल ये है कि क्या आपको इन चीजों के बारे में याद है? क्या याद है आपको कि किस तरह से जब आपने खाना खाया था और डाइजेशन के बारे में पढ़ाया गया था, तो किस तरह से आपने भोजन को खाया और वो आपके शरीर में, आपने मुंह में भोजन को लिया, उसको चबाया अच्छी तरह से, चबाने के बाद आपके वो फूड पाइप में गया, एसोफेगस में, उसके बाद आपकी स्टमक में गया, स्टमक किस शेप का था, वहां पे कौन कौन सी ग्लैंड्स थी, है ना। उसके बाद आपका उसमें लिवर भी था, यकृत जिसको कहते हैं। उसके बाद उसी में आपकी और ग्लैंड्स थी, पैंक्रियाज था। फिर वो भोजन आपका स्टमक में, बहुत सारी एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, बहुत सारे एसिडिक अम्ल होते हैं जैसे HCl, उसमें आपका भोजन पच गया। तो ये चीजें आपको आपने पिछली क्लास में पढ़ी हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। तो इसी तरह से ये जो सारे प्रक्रम हैं, जो इतनी सारी प्रोसेसेस हमारे लाइफ में हो रही हैं, हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ने पर ही पता चलेगा। आप केवल फील नहीं कर सकते और उसके बाद उस प्रोसेस को समझ नहीं सकते हैं कि किस तरह से आपके शरीर में पाचन की प्रक्रिया हो रही है। उसके बारे में क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ाई विज्ञान की आवश्यक है? उसका कारण यही है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्रोसेस कैसे हो रही है, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होने पर फिर समाधान भी नहीं हो पाता। तो ये जो इतने सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, इन्हीं में जीवन को चलाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, जिसको कहते हैं जनन की प्रक्रिया या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो आप सभी ने पौधों में किस तरह से जनन की प्रक्रिया होती है उसके विषय में आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। जनन क्या है? जनन किसी भी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब अगर जैसे हम लोग मान लीजिए, इंसान कितने सैकड़ों साल, सैकड़ों भी नहीं कह सकते, कितने करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पर आ गए थे, है ना। अब तो इस समय कहते हैं, अगर आप धर्म के हिसाब से देखो तो कहते हैं कि कलयुग चल रहा है। लेकिन हम टीवी में राम जी का सीरियल देखते थे, तो राम जी क्या थे? इंसान ही थे ना। सीता जी क्या थी? इंसान ही थी। भगवान का उनको हम लोगों ने दर्जा दिया है। उसके बाद कृष्ण भगवान आए, उसके बाद तो कितने, मतलब सतयुग आया, कलयुग आया, सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर आया, उसके बाद कलयुग चल रहा है। तो आप ये सोचो कि युगों युगों पहले इंसान आ गए थे, लेकिन ईश्वर ने केवल एक ही इंसान बनाया था और उससे हम सब अभी भी हैं जीवित और आगे भी रहेंगे। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है यही जनन की प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। मतलब भी किसी भी जाति का अगर बार बार प्रोडक्शन होए तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं, या इसको हम प्रजनन कहते हैं। मतलब जैसे अगर कुत्ता है तो कुत्ते के बच्चे, डॉगी होता है तो पपी भी होता है ना। फिर वो पपी बड़ा होता है, उसके बाद फिर डॉगी के रूप में आता है और फिर पपी होता है। तो मतलब प्रोसेस इस तरह से चलती रहती है। तो इसको क्या कहते हैं कि अपनी स्पीशीज, जो साइंस में जाति को क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। तो अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए ईश्वर ने एक ऐसी प्रक्रिया दी जिसके तहत रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से एनिमल्स अपने जैसे जंतुओं को पैदा कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे इंसान हैं तो उनके पास बच्चे होते हैं, और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अपने जैसे जीव नहीं उत्पन्न करते, बल्कि पहले क्या करते हैं? अंडे देते हैं और अंडे से फिर बच्चा निकलता है, जैसे चिड़िया
कोई भी चिड़िया होती है तो वो अंडे दे देती है और अंडे से फिर धीरे धीरे बच्चे ग्रो करके बाहर आते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है जनन की प्रक्रिया, इसमें आपको आपके क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में जानना है आपको। तो एक बार कल्पना करके देखिए कि मान लीजिए ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती तो क्या होता। अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो क्या होता। तो आप जब ये सवाल पूछेंगे अपने आप से कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती तो क्या होता, तो बहुत कुछ हो सकता था। जैसे आप आम नहीं खाते, अगर आम के पौधे में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती तो आज के समय में आपको आम खाने को नहीं मिलते। अगर सेब में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती तो आप सेब खाने को भी नहीं पाते। इतने वैरायटी के फ्लावर्स जो आप देखने को पाते हैं वो भी आप नहीं देखने को पाते। आपके घर में या बहुत सालों पहले ही किसी के घर में कोई बच्चा नहीं होता, अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती तो सोचो क्या क्या हो सकता था। आप आम खाने को नहीं पाते, आम विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स होते हैं मार्केट में, वो आप नहीं पाते। अगर रिप्रोडक्शन की ही प्रोसेस नहीं होती तो आप किसी भी प्रकार का अनाज नहीं पा सकते थे। आप खाते क्या, ठीक है। किसी के घर में बच्चे नहीं होते, या आपके घर में डॉगी है तो पपी नहीं होता। तो हर चीज के जो भी स्पीशीज को बढ़ाने का रीजन है वो केवल और केवल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से ही होता है। तो अब आप ये कहेंगे कि हाँ, किसी भी जीव में रिप्रोडक्शन का, जनन का बहुत विशेष महत्व है ना। क्योंकि ये क्या है, ये एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब क्या होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब कि जैसे आपके दादाजी के पिताजी, फिर आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर आप लोग और फिर आपकी आने वाली अगली पीढ़ी। तो ये क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना ये सुनिश्चित करता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, ठीक। ये अब आप सब देखो, आपने कोई ऐसा कपल देखा होगा कि जिनके पास बच्चे नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती कि वो उनके पास बच्चे नहीं होते हैं। तो बच्चे नहीं होने का मतलब ये है कि उनका वंश जिसको कहते हैं, पीढ़ी जो है अगली वो नहीं आई। तो अगली पीढ़ी नहीं आई तो उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी आने का नहीं सवाल है। तो मतलब क्या होता है, वंश को चलाने के लिए, अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इज वेरी नेसेसरी। अब समझ में आया कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। तो इंसानों, अब मैं पूरे इंसानों को, सबको एक ही जाति में हम रखते हैं। साइंस में ह्यूमंस को एक ही स्पीशीज में रखा गया है ना। जाति में और धर्मों में बाद में बांटा गया, लेकिन पूरे इंसान को, सारे इंसानों को साइंस ने एक ही जाति में रखा गया है, जो जिसको आप क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं, है ना। तो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता को जो बनाए रखना है वो सुनिश्चित करता है कौन सी प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। अब पिछली कक्षा में आपने पौधों में जनन किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर में हम जंतु किस प्रकार से जनन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप जैसे जंतुओं में बहुत सारे जंतु आते हैं, है ना। मनुष्य भी एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है, या कह सकते हैं सामाजिक जंतु है ना। मनुष्य भी एक सामाजिक, मतलब हमारे पास क्या है, हम नियमों में बंधे हुए हैं, हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, स्कूल जाना है, पापा लोगों को ऑफिस जाना है, हर इंसान को कुछ न कुछ काम करना है, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। तो इसलिए इंसान जो है वो सबसे डेवलप्ड, कह सकते हैं सबसे ज्यादा विकसित प्राणियों की कैटेगरी में है। और इसीलिए इंसान जो है वो हर तरह से नियम से बंधे हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, यानी कि समाज में बंधे हुए प्राणी हैं जिनके हर काम के पीछे कुछ न कुछ नियम लागू हैं। लेकिन अब रिप्रोडक्शन हर जंतु में हो रहा है, हर जंतु को इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इंसानों को इनके बारे में सब कुछ पता है और वो अवेयर हैं। इसलिए किसी भी इंसान के बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं,
थोड़ा सा पहले अवेयरनेस नहीं थी पुराने ज़माने में, लेकिन अब अवेयरनेस अच्छी है। तो किसी के बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे या किसी के बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, ऐसा नहीं होता। तो क्या इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो एक सोशल एनिमल हैं और नियमों के तहत, मर्यादाओं के तहत हम लोगों को जीवन जीना होता है। तो अब हम जानेंगे कि जंतुओं में जैसे मनुष्य हैं, तो मनुष्य की जो प्रोजेनी होगी, बच्चे, वो किस तरह से, वो क्या आता है, मनुष्य से शिशु आता है, यानी कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल बर्थ लेती है ना, जैसे, और वो ही बड़े होकर के फिर यंग बन जाते हैं। ठीक है, बिल्ली है, बिल्ली से क्या होता है, बिल्ली के भी बच्चे होते हैं। ठीक है, कुत्ता है, कुत्ते की जाति में भी बच्चे ही होते हैं। पर तितली है, तितली क्या करती है, तितली के कभी तितली की अगली पीढ़ी डायरेक्ट तितली नहीं होती। तितली की अगली पीढ़ी में क्या होता है, कैटरपिलर बनता है। आप सबको पता है तितली से क्या बनता है, कैटरपिलर बनता है, और कैटरपिलर के बाद तितली बनती है। ठीक है, उसी तरह से मुर्गी, आप सबको पता है कि मुर्गी जो है डायरेक्ट चूजे को जन्म नहीं देती है। मुर्गी से क्या होता है, पहले मुर्गी से पहले अंडा बनता है और अंडे से फिर चूजा बनता है। ठीक है, गाय है तो गाय अपने ही जैसे या बछड़े या बछिया को जन्म देती है। मेंढक है, मेंढक क्या करता है, मेंढक भी अंडे देता है और उसके बाद फिर मेंढक बनते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरीके से जनन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन वो जो जनन की प्रक्रिया है उसके तहत जो उद्देश्य है प्रकृति का, वो उद्देश्य क्या है कि जो जीव है उसकी निरंतरता को बनाए रखना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आप सबने अलग अलग जंतुओं के बारे में जाना कि कौन सी जंतु में किस तरह के संतति होती है, किस तरह से प्रोजेनी होती है, यानी उसकी अगली पीढ़ी में क्या डायरेक्ट बच्चे हो जाते हैं या फिर अंडा बनता है फिर बच्चे आते हैं। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में बच्चों जनन की विधियों के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आपने अलग अलग जंतुओं के बच्चों को देखा होगा, सबको, है ना, जैसे चूजे, और देखो कैटरपिलर, तितली में किस तरह से जनन होता है। कैटरपिलर शब्द आप सबने सुना होगा, कैटरपिलर मतलब इसको हिंदी में इल्ली कहते हैं कैटरपिलर को। और फिर किस तरह से बिल्ली से छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्ली के, उसके बाद फिर वो बड़े बिलौटे में, और किस तरह से पपीज का बर्थ होता है ना। तो ये सब क्या जन्म से पहले ही वो वैसे दिखाई पड़ते थे या उसके बाद। तो जिस तरह से पौधों में जनन की प्रक्रिया होती है, वैसे ही जंतुओं में भी बच्चों जनन की, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो जंतुओं में जनन की प्रक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकता है लैंगिक जनन और दूसरे प्रकार का हो सकता है अलैंगिक जनन। तो मनुष्यों में स्ट्रेट केवल एक ही प्रकार का जनन पाया जाता है और वो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो आपने जब क्लास 7th में पौधों के जनन के बारे में पढ़ा था तो याद करने की कोशिश करिए कि जब पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया था, लैंगिक जनन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया था, तो पौधों में आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में भी बताया गया था, है ना। तो याद करिए कि क्या आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का है उसका नाम याद है, क्या आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपका फ्लावर का है उसका नाम याद है। तो इसी तरह से जैसे पौधों में मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनते हैं और उसके बाद मेल और फीमेल गैमीट मिल करके फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, और वो जाइगोट क्या होता है, युग्मनज डेवलप हो करके एक नया जीव बना लेता है। ठीक उसी प्रकार से जनन की प्रक्रिया में ह्यूमन बीइंग्स में भी रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल और फीमेल गैमीट्स का निर्माण होता है और उसके बाद उनका फ्यूजन होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो अब आपको लैंगिक जनन की प्रक्रिया में ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से होता है, तो आपको उन पार्ट्स के बारे में पढ़ना है
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है और किस तरह से ये प्रोसेस होती है उसके बारे में जानना है। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको पढ़ना है नर जनन अंग के बारे में। तो आप सबको पता है कि क्या पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। केवल और केवल एक उसका तरीका है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो आप सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी कि नर और मादा गैमीट्स के फ्यूजन से क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। लेकिन सवाल है, बट वेयर आर दीज मेल गैमीट्स फॉर्म्ड, लेकिन ये मेल गैमीट्स जो हैं वो ये कहाँ फॉर्म होते हैं। आप सबको पता है कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मेल और फीमेल गैमीट्स शरीर में किस जगह पे फॉर्म होते हैं, कहाँ पे बनते हैं। तो मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो नर शुक्राणु होते हैं वो नर जननांगों में बनते हैं। मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एज वेल एज फीमेल गैमीट्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉर्मेशन उसका होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ह्यूमंस में, ठीक है। तो जैसा कि स्क्रीन में एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। अब वो आपकी बुक में भी होगा, वहां पे नीचे आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है जहां पे मेरा एरो है। यहां पे देखेंगे इस पार्ट को हम कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस नाम का पार्ट, इसको हम हिंदी में कहते हैं वृषण, और इसी पार्ट में मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपको चित्र बना करके इसकी नेमिंग करने की प्रैक्टिस, मतलब लेवलिंग करना आपको आना चाहिए अलग अलग पार्ट्स का, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का चित्र बनाइए और उसके पार्ट्स के नाम लिखिए या लेवलिंग करिए। तो आपको अलग अलग पार्ट्स के नाम लिखने आने चाहिए और उसका चित्र आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपनी यहाँ से भी बना सकते हैं और अपनी बुक से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक जोड़ा वृषण का पाया जाता है। द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं, उसमें 2 स्पर्म डक्ट्स पाई जाती हैं और एक एंड अ पेनिस। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, लेकिन इन स्ट्रक्चर्स का फंक्शन क्या है। तो आप सबको पता है कि इंसान के शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं उनका सबका कोई ना कोई काम है, बिना काम के कोई भी पार्ट नहीं है। जैसे अगर ईश्वर ने आपको हाथ दिए हैं तो हाथ का कुछ न कुछ काम है। भगवान ने श्रम विभाजन किया है हमारे शरीर में, दांतों का कुछ काम है, क्योंकि खाना चबाना है तो दांतों की आवश्यकता है। तो कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो बिना किसी जरूरत के है, हर अंग की कोई ना कोई आवश्यकता है, इसलिए उन अंगों का पाया जाना है। तो अब इसमें अलग अलग भाग होते हैं, उनके बारे में आपको जानना है। तो जो नर जनन अंग होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें एक जोड़ा वृषण पाया जाता है जिसको आप अ पेयर ऑफ टेस्टिस कहते हैं। 2 शुक्राणु नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें आप 2 स्पर्म डक्ट्स कहते हैं, और एक लिंग होता है जिसको आप पेनिस कहते हैं। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, इसका अलग अलग कुछ न कुछ फंक्शन होता है। तो टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में दे प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स। आप सबको पता है कि ह्यूमंस में जो मेल गैमीट्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है और उसको हम कहते हैं स्पर्म्स, यानी कि हिंदी में उनको कहते हैं हम शुक्राणु। और वो शुक्राणुओं को कैरी करने का काम कौन करता है, स्पर्म डक्ट्स यानी शुक्राणु नलिकाएं। दे हेल्प इन कंडक्टिंग द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द पेनिस फ्रॉम वेयर दे आर डिस्चार्ज्ड आउटसाइड द बॉडी। यानी शरीर से बाहर निकालने के लिए नलिकाएं होती हैं जो शरीर से बाहर उनको निकालने का काम करती हैं। और उसके बाद the main function of male reproductive tract is to produce sperms and to conduct the sperms outside the body via the penis। तो अब इस तरह से हम ने
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जान लिया, 3 भाग होते हैं उसके, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स और पेनिस। अब इसके बारे में और ब्रीफ में आपको बड़ी कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी आपको केवल ये जानना है कि उसमें कितने कितने पार्ट्स होते हैं। तो जो टेस्टिस होता है बच्चों, टेस्टिस जो है वो बहुत कह सकते हैं लैक्स ऑफ लैक्स नंबर्स में प्रोड्यूस होता है, यानी कि लाखों शुक्राणु उत्पन्न कर सकता है एक टेस्टिस। तो अब अगर इस डायग्राम को आपने देखा तो डायग्राम में जो दिखाया गया, अभी मैं आपको एक शुक्राणु का भी डायग्राम दिखाऊंगी, यद्यपि वो दिखाई नहीं पड़ता आंखों से, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो साइज में बहुत ज्यादा छोटा होता होगा, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए आपकी बुक में भी उसका डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे भी मैं आपको उसका डायग्राम दिखाऊंगी। तो स्ट्रक्चर हम जानेंगे कि एक स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। द ह्यूमन स्पर्म इज वेरी स्मॉल इन साइज, वो साइज में बहुत छोटा होता है। जो मनुष्यों के अंदर स्पर्म पाया जाता है वो साइज में बहुत छोटा होता है एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही उसको देखा जा सकता है, अदरवाइज वो आपको आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकता, मतलब बहुत ज्यादा छोटा होता होगा, है ना। और स्पर्म हैज 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, रिसर्च की गई तो आपको केवल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आप जब बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो इसके बारे में आप और ब्रीफ में पढ़ेंगे। 3 भाग पाए जाते हैं उसमें, एक तो होता है हेड यानी कि उसका सिर, और दूसरा होता है मिडिल पीस यानी कि मध्य भाग, और तीसरा होता है टेल यानी कि पूंछ, ठीक है। तो टेल क्या काम करता है? The tail helps the sperm to move inside the female reproductive tract in order to reach the egg and fertilize it. अब ये आप सबको पहले ही पता है कि मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद फिर बेबी डेवलप होता है ना। तो कैसे पहुंचे मेल फीमेल गैमीट तक, पहुंचेगा कैसे? तो उसके लिए टेल जो है वो उसको हेल्प करता है लोकोमोशन में, यानी कि चलने में और पहुंचने में हेल्प करता है, ठीक है। और केवल हेड पोर्शन है स्पर्म का, वो एंटर करता है एग के अंदर, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन क्या होता है, वो बाहर छूट जाता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये है एक ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे है सबसे आगे हेड, हेड जिसको आप सिर कहते हैं, ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा नुकीला होता है। मिडिल पीस होता है, यहाँ पे एनर्जी देने के लिए मिडिल पीस में आप सबको, जब आपने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, कोशिकांगों के बारे में, तो आपको एक शब्द पढ़ाया गया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि मिडिल पीस में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और पीछे क्या पाई जाती है, टेल पाई जाती है, उसको आप फ्लैजेलम कह सकते हैं, फ्लैजेलम, जिससे लोकोमोशन होता है। तो डू यू नो अराउंड 500 मिलियन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड डेली इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये एक इंफॉर्मेशन है कि मतलब संख्या में बहुत ज्यादा स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि स्पर्म्स किस पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसका आंसर आप क्या करेंगे, टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। You know that sexual reproduction takes place with the fusion of the male and female gametes. आप सबको पता है कि मनुष्यों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से होती है। बट वेयर आर दीज फीमेल गैमेट्स फॉर्म्ड? अब मेल गैमेट्स के बारे में आपने जान लिया कि वो नर जननांगों में बनते हैं, और नर जननांगों का एक पार्ट होता है टेस्टिस जिसको कहते हैं, जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं, उसके अंदर ही इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से फीमेल गैमेट्स का भी कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होता होगा। तो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि मादा जननांगों में उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब पहेली ये सवाल पूछ रही है कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है,
उसके लोकोमोशन के लिए या उसकी गति करने के लिए काम आती है। ये कह सकते हैं कि शुक्राणुओं का पैर होता है, टेल उसकी, यानी कि जैसे हम अपने पैरों से चलते हैं तो शुक्राणुओं के चलने के लिए टेल पाई जाती है उसमें। अब हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ लिया, समझ लिया, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जान लिया। तो क्या करेंगे, उसका आपको डायग्राम बनाना सीखना है और उसकी लेवलिंग करना आपको आना चाहिए। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। मेन आपका होता है टेस्टिस, जिसी में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाने वाला टेस्टिस, वृषण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है या स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद उसकी डक्ट्स होती हैं, उससे जुड़ी हुई नलिकाएं होती हैं जिसके थ्रू वो बाहर निकलता है। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। अब ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी मादा जननांग में क्या पाई जाती है, एक जोड़ी ओवरीज पाई जाती हैं और अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, एक जोड़ी फेलोपियन ट्यूब्स पाई जाती हैं एंड अ यूट्रस, और क्या पाया जाता है, एक यूट्रस पाया जाता है। अब 3 इतना ध्यान रखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन 3 भाग होते हैं। मेल के मैंने आपको भाग बता दिए। फीमेल में एक तो एक जोड़ी अ पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती है, यानी कि एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है जहां पे ओवम बनते हैं। ठीक है, और आपका पाया जाता है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स को ही दूसरा नाम है ओविडक्ट। ये जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, ये है आपका ओवरी, जो गोल होती है, साइज में बहुत छोटी होती है। डायग्राम में बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये साइज में बहुत ज्यादा छोटी होती होगी। उसके बाद उसमें बनने वाले जो ओवम हैं उनको रिसीव करके पहुंचाने का काम बाहर तक कौन करता है, एक नलिका पाई जाती है, एक जोड़ी होती है जो वन इज ऑन लेफ्ट साइड, वन इज ऑन राइट साइड। ओविडक्ट्स, जिसको आप जनरली मेडिकल की भाषा में फेलोपियन ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जब कहीं फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज होने के कारण कोई महिला जो है वो माँ नहीं बन पाती, तो उसका रीजन क्या होता है, कहीं ना कहीं फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होती है। तो जो फेलोपियन ट्यूब है इसका 2 नाम है, एक तो फेलोपियन ट्यूब और दूसरा आप इसको अंडवाहिनी कह सकते हैं या ओविडक्ट कह सकते हैं या इसको डिंब वाहिनी भी कह सकते हैं। अब इन अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स दिखाई जा रहे हैं इनका फंक्शन क्या है। तीसरा जो मेन पार्ट है मादा जननांग का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है यूट्रस, यानी कि गर्भाशय। तो कोई भी बच्चा जो है वो 9 मंथ्स तक, आप सबको पता है कि गर्भावस्था का समय जो है वो 9 मंथ्स तक होता है। 9 मंथ्स तक किसी भी माँ के पेट में बच्चा पलता है या ग्रो करता है, तो वो 9 मंथ्स तक किस पार्ट में रहता है, उसके लिए ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप गर्भाशय के नाम से जानते हैं, यूट्रस के नाम से जानते हैं, और इसी में बच्चा 9 मंथ्स तक ग्रो करता है। ठीक है, तो जो अंडाशय होते हैं बच्चों, वो आपके मादा युग्मक को उत्पन्न करते हैं या फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। कौन? ओवरीज। ओवरीज, जिनको आप हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, वो फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको आप अंडाणु या डिंब कहते हैं या आप इसको ओवम कहते हैं। इसके लिए क्या शब्द है, ओवम शब्द का यूज किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। वो ट्रेवल करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू, तो उन नलिकाओं का नाम क्या है, अंडवाहिनी, या उसी का नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब, या उसी का नाम है ओविडक्ट। तो 3 पार्ट्स बिल्कुल आपको जो पढ़ना है उस हिसाब से पढ़ना है कि 3 पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और 3 ही मेन पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो 3 पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, एक होता है ओविडक्ट, ओवरी और यूट्रस। तो ओवरी में फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमीट्स का नाम क्या है, ओवम कहते हैं, जिसको अंडाणु कहते हैं। ओविडक्ट्स में क्या होता है, ट्रेवल करते हैं वो,
और यूट्रस में किसी भी फर्टिलाइजेशन के बाद अगर जाइगोट बनता है, जब मेल फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद, तो बच्चा ग्रो करता है, वो किस में करता है, यूट्रस में ग्रो करता है। तो मतलब हर फीमेल में कह सकते हैं एवरी मंथ, प्रति मास दोनों अंडाशयों से में किसी एक अंडाशय से एक डेवलप्ड ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, एक डेवलप्ड ओवम निकलेगा। अब आप देखो अंतर, आपको मैंने बताया था कि मेल गैमीट्स जो हैं वो बहुत सारी संख्या में निकलते हैं पर डे। 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड डेली इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बट फीमेल के केस में आप देखेंगे तो पूरे 1 मंथ में ओनली 1 ओवम इज प्रोड्यूस्ड, केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। वो अलग बात है कि ओवरीज 1 पेयर यानी कि एक जोड़ा होती हैं, 1 इज ऑन लेफ्ट साइड 1 इज ऑन राइट साइड, तो हर एक मंथ में अल्टरनेशन के तहत एक बार लेफ्ट से आएगा ओवम और एक बार राइट से आएगा। मतलब हर 2 महीने में लेफ्ट से एक बार, राइट से एक बार, फिर उसके 3rd मंथ में लेफ्ट से एक बार, फिर राइट से एक बार। मतलब एक ही ओवम का निर्माण एक टाइम पे होता है और वो जो है पूरा मंथ लगता है उसके निर्माण में। ठीक है, फंक्शंस क्या है? द फंक्शंस ऑफ द ओवरी इज टू प्रोड्यूस एग्स। क्यों मैंने आपको शब्द बोला ओवम? ओवम एक सिंगुलर है और जब हम बहुत सारे ओवम की बात करते हैं तो वो प्लूरल, जब बहुत सारी संख्या की बात होती तो उसको ओवा कहा जाता है, लेकिन सिंगुलर में उसको आप ओवम कहते हैं, यानी कि उसको अंडाणु कहते हैं। तो वो प्रोड्यूस करती है ओवरी विच आर फीमेल गैमीट्स, जो क्या होते हैं, मादा अंडाणु कहलाते हैं। ओवा आर देन रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, अनलाइक स्पर्म्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन मिलियंस, ओनली 1 egg is produced by each ovary alternatively every month। जैसा कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि स्पर्म्स जो हैं वो एक टाइम पे बहुत सारे मिलियंस स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में केवल एक ओवम का फॉर्मेशन होता है एवरी मंथ। यानी कि एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे यदि ओवरी है तो एक मंथ में लेफ्ट साइड पे उसका निर्माण होगा और एक साइड में अगले मंथ उसका निर्माण होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ग्रोइंग जाइगोट। अब जब मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन के बाद क्या बनता है, आप सबको पता है कि नर शुक्राणु और मादा अंडाणु के मिलने के बाद मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज बनता है। तो जाइगोट जो है वो अपने आप को क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है यूट्रस की इंटरनल वॉल में। After fertilization, the growing zygote attaches itself to the uterus and gets divided to form an embryo। अब जब उसने अपने आप को यूट्रस में अटैच कर लिया, या ये कह सकते हैं गर्भाशय की जो दीवार होती है, जो गर्भाशय की दीवार के अंदर अपने आप को यहाँ पे फिक्स कर लिया, कहीं या ऊपर या साइड में कहीं भी फिक्स कर लिया, तो फिक्स करने के बाद अब जाइगोट, क्योंकि 2 सेल्स बने, एक जाइगोट में 2 सेल्स आ गई। जब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स अलग अलग थे तो वो अलग अलग, ठीक है। अब जब वो एक साथ फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन होने के बाद बन गया जाइगोट। तो जाइगोट बनने के बाद वो यूट्रस में फिक्स कर लेती है, उसके बाद फिर उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है और विभाजन शुरू होता है। तब उसके बाद आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे मेल फीमेल गैमीट्स के बारे में, और उसके बारे में अगली क्लास में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जाना। अगली क्लास में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। इसको बहुत इजी तरीके से आप लर्न कर लेंगे, इसके डायग्राम बनाएंगे और लेवलिंग करने की प्रैक्टिस कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।